सारे जहां से अच्छा। दोस्तों ये हमारा एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 शिफ्ट थर्ड का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग बोर्ड पे लिखे गए क्वेश्चन से करेंगे। इस क्वेश्चन का पाई चार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस पाई चार्ट को मैं नहीं बना पाया हूं क्योंकि टाइम लगता। उस पाई चार्ट को पहले समझ लीजिए और उसी के नीचे क्वेश्चन लिखा गया होगा जो कि मैंने अभी बोर्ड पे भी लिखा है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बना लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए लास्ट में, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपके पाई चार्ट गया होगा P1 से P7 तक। एक आयात प्रतिशत को, बहुत सारे वस्तु हैं उसके आयात प्रतिशत को दर्शाया गया है। इसमें P1 का वो आयात जो है वो 33,000 है, तो P2 के आयात का मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, P1 का आयात, P1 में 11% दिया हुआ है, उसका मान हमारा 33,000 है। तो हमारा P2 का मान पूछा जा रहा है, यानी 23% का मान पूछा जा रहा है। तो 11% का मान 33,000, तो 23% का मान क्या होगा। तो 33,000 गुना 23, ऊपर 23 जाएगा, 11 नीचे आएगा, 11 तिया 33, 23 तिया 69,000। 69,000 आपके ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1/A रेशियो 1/B बराबर रेशियो 1/C बराबर 2:3:4 हो तो ABC का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ ABC का मान अगर 1/, में ये मान दिया है ना, तो 1/, में ABC है और यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 1/, में करेंगे क्योंकि ये 1/, ABC है 2:3:4। तो ABC में अगर चेंज करना है तो इसको पलटेंगे, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। पलटेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4 करना पड़ेगा और तब ये ABC का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बटा को अगर सीधा करना हो हमको तो झांप विधि का इस्तेमाल करेंगे। या तो एलसीएम ले लीजिए तीनों का, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 और प्रत्येक से भाग लगाइए। 2 छक्के 12, यहाँ 6 लिख दीजिए। 3 चौके 12, यहाँ 4 लिख दीजिए और 4 तिया 12, यहाँ 3 लिख दीजिए। 6:4:3, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, 1/, में ये मान दिया रहे और आपसे 1/A का मान 2 है, 1/B का मान 3 है, 1/C का मान 4 और ABC पूछे, यानी कि 1/, में यहाँ दिया है रेशियो और ये सीधा पूछे यानी कि ABC का पूछे, तो सीधे सीधे हम इसे झांप विधि से बनाएंगे। एलसीएम ले लेंगे या झांप विधि से बनाएंगे। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। या तो आप ऐसे कर लीजिए या झांप विधि जो बोल रहे हैं इसको झांपिए, 4 तिया 12 लिख दीजिए, तो 12 हम यहाँ लिख देंगे A का मान, और B का मान निकालना है तो इसको झांपिए, बाकी को गुना कराइए, 4 दूनी 8, फिर C को झांपिए और 3 दूनी 6 कर लीजिए और इसमें से कॉमन है 2, तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6 4 3। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, तो झांप विधि या एलसीएम विधि दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा में कुल 70 विद्यार्थी हैं, यदि 26 लड़कियों का औसत वजन 28 kg है और शेष सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 35 kg है, तो 70 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, औसत जब भी निकालना हो ना तो कुल संख्याओं का योग पहले लेते हैं। तो कुल संख्याओं का योग अब बट्टे में कुल संख्या हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुल संख्याओं का योग, 26 लड़की का अगर औसत है 28 तो पहले 26 गुना 28 कर लेंगे। फिर 70 विद्यार्थी हैं, उसमें से 26 का तो औसत पता चल गया, शेष तो 26, 70 में से 26 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 34 बचेगा, क्योंकि 26 और 30 नहीं 44 बचेगा। 44 6 50 20 70, तो 44 विद्यार्थियों का शेष जो विद्यार्थी है वो 44 बचा, उसका औसत है 35, तो 44 गुना 35 कर लेंगे। तो देखो औसत को कुल में चेंज किया जाता है तो गुना करा दिया जाता है। तो 26 का औसत था 28, तो कुल में चेंज किए तो 26 गुने 28, शेष तो 70 में से 26 घटाने के बाद शेष बचा 44, तो 44 का औसत 35 बोला है तो इसको भी गुना करा दिए, कुल संख्याओं का योग हो गया। अब बटे टोटल संख्या है 70, 70 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं कि पॉइंट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले आप इसको पहले गुना करा लो, तो 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 28, 28 4 32 के 2 हासिल 3, 2 दूनी 4 3 7 और ये 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 के 20, 4 3 12 32 2 32 2 34 के 4 हासिल 3, 4 3 12 3 15। अब बट्टा में हो जाएगा 70। क्या करेंगे हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो 8 0 8 हो जाएगा और ये 2 4 6 हो जाएगा और 15 7 22 हो जाएगा, बट्टा में 70। 7 से काट के देखते हैं,
7 से काटेंगे, पहले 0 को रहने दीजिए, 7 से काटिए। तो 7 3 का 21, 1 16, 7 दूनी 14, 2 28, 7 चौक 28, 324 हुआ। और ये 0 है तो दाहिने तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। तो 32.4 जो है इसका औसत वजन हो जाएगा सभी का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी का जब भी प्रश्न हो तो आप 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर कह रही है तो 350 मीटर लंबे एक पुल को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी का जब भी प्रश्न हो ना, देखो रेलगाड़ी जो है ना कुछ भी दूरी नहीं तय करती है, तो अपनी दूरी तय करती है। लेकिन कुछ ना कुछ दूरी अगर तय करे, जैसे पुल को पार करना हुआ या एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करना हुआ, तो यह अपनी लंबाई के साथ इस दूरी के साथ अपनी लंबाई भी वो पार करती है। तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वह भले पुल को पार करिए, लेकिन साथ साथ अपनी लंबाई भी पार करती है ये, तो ये दोनों जुड़ जाता है। तो 350, 50, 400, 600 मीटर की वह दूरी तय करती है। और 600 मीटर की दूरी तय करती है 30 सेकेंड में। तो पहले तो इसका चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो टोटल दूरी 600 बटा समय 30 हो गया। ठीक है, और बताइए ये चाल हो गया, तो काटेंगे हम इसको, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड इस रेलगाड़ी की चाल हो गई। आपसे पूछा जा रहा है कि 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। अब बताइए कि रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, अगर 550 मीटर लंबा पुल को पार करेगी तो 250 अपनी लंबाई है, साथ में 550 दोनों लंबाई पार करेगी वो। तो ये हो गया टोटल दूरी। अब बटा में चाल है हमारा 20, तो 20 से भाग दे देंगे, तो 550 50, 600 2 800, अब बटा में 20 हो जाएगा। काटेंगे तो 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड में उसको वह पार कर जाएगी। यही आपका आंसर होगा। 40 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में रवि और मनोज 2 उम्मीदवार हैं। रवि कुल वैध मतों का 61% मत प्राप्त करता है। यदि 25,000 कुल मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए हों तो मनोज को कितने मत प्राप्त हुए हैं। देखो, जब वैध अवैध से संबंधित क्वेश्चन हो, चुनाव से संबंधित, तो मेरा एक कंसेप्ट ध्यान रखना दोस्तों कि कोई भी वोट जो डलाता है तो उसमें से वैध और अवैध यानी वैलिड और इनवैलिड वोट होते हैं, जिसे बोकस वोट बोलते हैं। तो बोकस वहाँ से छटा जाता है, और जो वैध मत होता है ना उसी से जीत हार होती है। तो वो जो डलाया वोट वो अपने आप में तो 100% था, लेकिन उसके बाद जो बोकस वोट अगर 10-20% निकलता है, बाकी जो बचते हैं 80% या जो भी बचे वो अपने आप में 100% होते हैं। और उसको 100% मान के ओरिजिनल डाले गए वोट को 100% नहीं माना जाता है, बल्कि जो वैध मत है उससे जीत हार होती है, तो उसको 100% माना जाता है। जैसे मान लो कि कुल मत जो है हमारा इसी क्वेश्चन में 25,000 रुपया है, इसमें से अवैध हो गया मैंने बोकस वोट हो गया 20%, तो वैध कितना रहा, तो वैध रहा ये अपने आप में 100% है, तो वैध रहा कितना 80%। तो बताओ 25,000 का जो 80% है ना, ये जो है वैध मत है, ये भी अपने आप में 100% है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भी 100% है। इससे तुलना किया जाए तो इसका ये 80 है, लेकिन ये अपने आप में 100% है, इससे जीत हार होती है। ठीक है, वैध मतों से। अब बताओ इसमें 2 उम्मीदवार हैं, तो अब इस वैध मतों का रवि को मिला 61%, रवि को मिला 61, तो बताना है कि मनोज को कितना मिला। तो ये अपने आप में 100% है, उसमें से 61% रवि को मिला, तो 61 9 70 300 39% मनोज को मिलेगा वैध मतों का। तो बताना है कि मनोज को कितना मत मिला। तो ध्यान देखो, 2 0 से 2 0 काट लो, और ये 25 है, 200 पर 2 और 0, यानी कि 20,000 जो है वो तो वैध मत रहा, और उसका मनोज को कितना मिला, तो 39% निकालेंगे। 39/100, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 39 दूनी 7800, मनोज को 7800 वोट मिला। 7800 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका आंसर होगा। इसे अगर आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को, तो आप एक लाइन में इसे बना सकते थे। कैसे, तो बोलो 25,000 टोटल वोट है। अब एक लाइन में देखो कंसेप्ट कैसे, अगर आपके पास हो तो बना सकते हो इसको, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25,000 टोटल वोट डलाया, उसमें से अवैध वोट हो गया आपका 20%, तो वैध रहा कितना, तो 25,000 का 80%। 80% का मान 4/5 होता है, लेकिन ये वैध मत अपने आप में 100% है। इसमें 2 उम्मीदवार हैं, 61% अगर रवि को मिल रहा है, तो मनोज के बारे में आपसे पूछा है, तो मनोज को मिलेगा 39%, तो 39/100 कर लीजिए। एक लाइन में आप इतने सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं, इससे भी आपका 7800 ही आएगा। देख लीजिए, 2 0 से 2 0 काटिए, 5 5 25 हो जाएगा, अब 25 चौका
50 चौक 5 चौक 20, 200 और 200 में 39 से गुना करेंगे तो 7800 आ जाएगा। तो ऐसे आप सवाल को बनाइएगा। पहले मैं कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 5:6 है। प्रथम वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि और दूसरे वस्तु के मूल्य में 1% की कमी की जाए तो वह नया अनुपात 13:11 हो जाता है। तो x का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे। 5:6 के अनुपात में है कोई मूल्य, उसमें 30% की वृद्धि हुई और एक में 1% की कमी हुई, तो नया अनुपात 13:11 हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये तो x का मान पूछा जा रहा है, तो इसको हम 5/6 लिख लेंगे और इसमें 30% की वृद्धि हुई तो 130% लिख लेंगे और इसमें हम लिखेंगे 130/100 कर लीजिए यहाँ, और इसमें 1% की कमी हुई 6 वाले में तो 100 - x, क्योंकि ये देखो 30% वृद्धि हुआ है तो 100 में 30 जोड़ के 130/100 की, तो यहाँ 1% की कमी होगा तो 100 में से x घटाएंगे और बट्टा में 100 कर लेंगे, तब यह नया अनुपात 13:11 हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट से हम बना लेंगे, x का मान आ जाएगा। तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 13 से 13 दहाँ 130 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ। ठीक है, अब यहाँ कटेगा 1 2 3 6 या 2 5 10 25 25 में 11 से गुना कर लो तो 25 गुने 11 हो जाएगा और बट्टा में रहेगा यहाँ 3 और इसको सिर्फ इधर भेज दीजिए तो 100 - x हो जाएगा। तो 25 में 11 से गुना करेंगे तो 25 दहाँ 250, 25 दहाँ 25 से कम 25 275/3 हो जाएगा बराबर 100 - x। x को इधर खींचिएगा और 100 - 275/3 करेंगे तो 3 में 100 से गुना होगा तो 300, 300 में से 275 गया तो 25/3। 25/3 जो है वो x का मान होगा। 25/3 को हम 8.33 के रूप में दिया हुआ है, यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके एक पाई चार्ट से संबंधित है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस पाई चार्ट में T1 से लेकर T7 तक जो है वो शहर है और वर्ष में विभिन्न प्रकार के कारों की बिक्री को दर्शाया गया है। शहर में कारों की कुल बिक्री है 1,00,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख है। 1,00,000, 10,000, लाख, 6 लाख है, सॉरी। तो दिए गए वर्ष में T4 कार की शहर में बिक्री कितनी थी? T4 कार की शहर में बिक्री, तो देखो T4 का 21% है, तो बताओ T4 कार के बारे में पूछ रहा है तो 6 लाख का 21% निकाल लीजिए तो 21 छक्के 126 पर 3 0 यानी कि 1,00,000, 10,000, लाख, 1,26,000 जो है वो हो जाएगा। तो 1,26,000 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पाई चार्ट का बहुत ही आसान प्रश्न आता है, बस सिर्फ देखकर डरना नहीं है, समझ लेना है क्या कह रहा है, वैसे हम लोग बना लेंगे। या तो इसका परसेंटेज से रिलेटेड होता है या एवरेज से या रेशियो से, बस यही पाई चार्ट में सवाल यही तीन चैप्टर का यूज करके ये देता है क्वेश्चन यूज करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भाई ये तो बहुत आसान है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 16 गुने 12 कर लेंगे 192 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 192 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका आंसर होगा। अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिएगा। एम एक काम को एल के द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगे समय से 14 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। यदि एम और एल दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एम अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ऑप्शन ए है 35 दिन, बी है 56 दिन, सी है 21 दिन और डी है 42 दिन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।